नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम राजनीति। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसका सबसे बड़ा चुनावी महासमर। और हम आज बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जी। पिछले एक महीने से लगभग आप पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सवालों पर बाद में आऊंगा। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका सबसे बड़ा चुनावी महासमर, उस महासमर के कुरुक्षेत्र में आप भी एक योद्धा हैं। अब तक का आपका आकलन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव की दृष्टि अगर आप देखेंगे जी, तो 2014 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का नाम भी है और काम भी है। 5 वर्ष की मोदी जी की उपलब्धियों के बल पर जी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कोई संदेह आज के दिन पर इसमें नहीं रहा है। योगी जी, 14 और 19 में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बदले भी हैं, जिन्होंने राजनीति के अंकगणित को भी प्रभावित किया है, समाजशास्त्र को भी प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है। और राज्य हैं जहां भी इस ढंग के कुछ गठबंधन हुए हैं, कुछ प्रयोग हो रहे हैं। 14 में विपक्ष अलग अलग था, इस बार 14 की तुलना में एक साथ खड़ा है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना जी, कि ये देश का चुनाव है। ये किसी एक संसदीय क्षेत्र, किसी एक राज्य का नहीं चुनाव है। जी, देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव अल्टीमेटली होना है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति इस बात को देखता है कि हर एक दल या गठबंधन में कौन नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए के रूप में, इसके सर्वमान्य नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, कांग्रेस पार्टी का कौन नेता है? कौन कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होगा? कांग्रेस ने अब तक साफ नहीं किया। अन्य जो थर्ड फ्रंट था, जो बनने वाला था, बनते बनते रुक गया, नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई कि प्रधानमंत्री मायावती जी होंगी, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे, प्रधानमंत्री मुलायम सिंह जी होंगे, प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू होंगी, प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होंगी, प्रधानमंत्री केसीआर होंगे, प्रधानमंत्री शरद पवार होंगे, कौन होंगे तय ही नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहली बात यह कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी आपका कौन है, नहीं कर पाए। दूसरा, इन सब की कार्य पद्धति को जनता भली भांति जानती है। किसी को राज्य में, किसी को देश में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लगभग 15 वर्षों तक गुजरात के अंदर उन्होंने सेवा की। एक दाग उनके ऊपर नहीं, कोई आरोप उनके ऊपर नहीं। उन्होंने कार्य की शुचिता, पारदर्शिता और कार्य पद्धति को, जो एक कार्य संस्कृति को गुजरात के अंदर प्रस्तुत किया था। आज देश पिछले 5 वर्षों से उन्हें देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति को देख रहा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को देख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को देख रहा है, भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उनके द्वारा दिए गए प्रयासों को देख रहा है, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मानचित्र स्तर पर पहुंचाने में उनके योगदान को देख रहा है, भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर किए गए कार्यों को आमजन देख रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जन की पहली पसंद मोदी जी हैं। जनता प्रधानमंत्री तो चुनना चाहती है, अब उनके लिए कैंडिडेट मायने नहीं रख रहा है।
उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी दिखाई दे रहा है और इसलिए वह प्रत्याशी को गौण करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चयन करने के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के चुनाव चिन्ह पर वह अपना सहयोग देना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के अंदर एक जैसा वातावरण मुझे हर जगह दिखाई दिया, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, असम में भी, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में और दक्षिण भारत में, मैं तेलंगाना में भी गया हूं, आंध्र प्रदेश में गया हूं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सब जगह एक भाव है। तो योगी जी क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैंपेन है उसका मूल ये है, उसका आधार ये है कि 543 सीटों पर मोदी को समझिए और मानिए कि मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीछे प्रधानमंत्री, मैं क्या कह रहा हूं, आपको अल्टीमेटली प्रधानमंत्री चुनना है। जी। नेता कौन होना चाहिए, पहले होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने पहले तय कर दिया। कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं, इन लोगों ने आज तक तय नहीं किया। दूसरे मुद्दे, क्या मुद्दे आपके होने चाहिए? हमने तो साफ कहा, हम विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र देख करके कोई व्यक्ति कहता है कि वास्तव में किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र होगा। कर दी योगी जी, हरा वायरस। मैं वही आ रहा हूं, मैं इसीलिए आ रहा हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख करके कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये किसी राष्ट्रीय दल का घोषणा पत्र है? मैं कह सकता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, यह देश देशद्रोहियों को कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। योगी जी, इसी प्रकार से तीखा नारा हो गया, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। एकदम कांग्रेस ने वो कृत्य किया है, कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने इस बात को साबित किया है। और अभी राहुल गांधी केरल की यात्रा पे गए थे, नामांकन करने के लिए गए थे। रोड शो में जो दृश्य था, देश और दुनिया ने देखा है। एक राष्ट्रीय दल कहां ले जाना चाहता है इस देश को? कब इन लोगों के अंदर इस देश की मूल चेतना को समझने के लिए वह भाव और बुद्धि आएगी? ये देश से जानना चाहता है। और इसीलिए चाहे वह कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, ये इस हरे वायरस के से संक्रमित हो चुके हैं। ये हरा वायरस अत्यंत खतरनाक वायरस है। तो इसकी एंटीडोज भाजपा है और ये एंटीडोज जनता है। जी। इस देश की जनता, 130 करोड़ की जनता एंटीडोज है, जो एंटीडोज जब देगी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस देश की सुरक्षा, इस देश की समृद्धि का कारण बनेगा। योगी जी, अभी देवबंद में एक बड़ी रैली हुई गठबंधन की, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल। उसमें बीएसपी की अध्यक्षा ने, मायावती जी ने जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य जेरे बहस हो गया। पूरे देश भर में उस पर हलचल मच गई। मायावती जी ने कहा कि भाई, मैं ये कहने आई हूं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपना वोट बंटने न दें और केवल गठबंधन को दें। फिर उसके पीछे उन्होंने उसकी व्याख्या की, 4 खरी खोटी कांग्रेस को भी सुनाई। एक तो सीधे धर्म के आधार पर वोट मांगना, एक तो ये मसला। दूसरा, एक किस्म का ध्रुवीकरण जब होता है तो उसकी प्रक्रिया में दूसरी किस्म का ध्रुवीकरण फिर पैदा होता है, स्थिति और खराब होती है। क्योंकि ये आरोप भाजपा पर लगता रहा, और आपसे बेहतर कौन जानता है, लंबे समय से ये आरोप लगता रहा। बड़े महंत जी के समय से ही, जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तब से तो लगी रहा। अब ये दूसरे किस्म का ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि कांग्रेस हो या विपक्ष में सपा, बसपा, लोकदल का गठबंधन या फिर कोई अन्य गठबंधन, मतलब वो सारे दल जो भाजपा में नहीं, जिस तुष्टीकरण की राजनीति से इस देश को उभार करके विकास, सुशासन के मुद्दे पर
विगत 5 वर्ष में मोदी जी लेकर के गए, आज उससे अलग हट करके ये लोग फिर से उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गए। कांग्रेस के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है ना जी, ये मुकर तो नहीं सकती। सुश्री मायावती जी आज जिस बात को कह रही है, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस बात को कह रहे थे, तब सपा और बसपा दोनों दल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। 10 साल उनके सपोर्ट से सरकार चली, उनके साथ मिलकर के लोग सरकार चला रहे थे, क्योंकि कहीं इनके कारनामे सामने ना आ जाएं, इस बात को लेकर के बिन मांगे समर्थन दे रहे थे। और वही स्थिति सहारनपुर की रैली में एक बार पुनः देखने को मिला है। यह बहुत दुखद स्थिति है। मैं जब मायावती जी के इस बयान को पढ़ा, इसको सुना, मुझे देख के बहुत ताज्जुब हो रहा था। और इस बात को लेकर के हो रहा था, सहारनपुर वह जगह है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था कांसी राम जी के नाम पर, मान्यवर कांसीराम मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, याद है मुझे। समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव ने उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके एक मुस्लिम के नाम पे कर दिया था। उसमें बड़ा विवाद हुआ था उस पर। मैं क्या कह रहा हूं, आज भी है। और वहां पर इनकी पहली रैली होती है, वहां पे पहली रैली होती है, एक मंच पर शेयर करते हैं कांसी राम जी की आत्मा पे क्या बीत रही होगी, एक दलित समाज पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि पिछले 1980 के बाद से अगर आप देखेंगे तो दलित चेतना के लिए, लेकिन योगी जी वो तो कहते हैं दलित मुस्लिम गठजोड़ करना। मैं क्या कह रहा हूं ना, दलित चेतना के लिए जो सबसे बेहतर कार्य किसी एक व्यक्ति ने किया था तो कांसी राम जी ने किया था। और मायावती जी उन्हीं के द्वारा लगाई गई फसल को काट रही है, अलग से नहीं किया उन्होंने। हाँ, संगठन उन्हीं की देन है। जो उन्होंने किया था उसी को लेकर के आगे बढ़ रही है। एक दूसरा, उसी मंच पर अखिलेश यादव बैठे हैं, एक साथ दोनों बैठे हैं। इनके वास्तव में गठबंधन का आधार क्या है आप देख सकते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने लखनऊ में जितने भी स्मारक बने हुए हैं या प्रदेश में जितने भी उन महापुरुषों की जिन्होंने दलित चेतना को जागरूक करने, उन्हें सामाजिक न्याय की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में बड़ा योगदान दिया, उन सभी महापुरुषों के स्मारकों को किसने भी बनाया अलग विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार के पैसे से बना था। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर जिन लोगों की भावनाएं वर्षों से दबाई गई थी, सैकड़ों वर्षों से दबाई गई थी, उन्हें सम्मान देने के लेकर स्मारक बने थे। अखिलेश यादव ने उन सबको तोड़ने की बात कही थी, उनके बिजली कनेक्शन कटवा दिए थे, वहां पर उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था अवरुद्ध कर दी थी, जबकि उसके लिए कॉर्पस फंड था, उस सबके बावजूद इन्होंने किया, रोक दिया था। योगी जी, प्रधानमंत्री ने तीसरा जी, मैं इस पर आना चाहता हूं कि एक तरफ वह मंच जहां पर कांसीराम जी का अपमान करने वाला व्यक्ति उस मंच पर मौजूद हो, एक तो वह बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के पास स्पष्ट संकेत है। दूसरी बात, इस देश के अंदर 1945 में 45-46 में जी, संविधान सभा निर्माण के लिए नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन होने थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई की एक सीट से लड़े थे, कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण हार गए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस समय के दलित चेतना के सबसे बड़े अग्रदूत थे बंगाल के श्री जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बंगाल में कोटे से चुनाव जिता करके और फिर नेशनल असेंबली के मेंबर बनाए। यानी आजादी के पहले दलित चेतना के दो बड़े नाम थे, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दूसरा जोगेंद्रनाथ मंडल। इन दोनों महापुरुषों में कुछ दिनों के बाद कुछ खटपट हुई। किस बात को लेकर? जी, मुस्लिम लीग को समर्थन देने के मुद्दे पर लेकर। उस समय भी देश के अंदर एक बात चली थी दलित मुस्लिम एकता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके एकदम खिलाफ थे। उन्होंने कहा दलित और मुस्लिम
एक नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सदियों से दुश्मनी रही है। सबसे अधिक उत्पीड़न इनका हो, दलित समाज का किसी ने किया तो जिन्होंने किया उसके साथ गठबंधन कैसे जोड़ हो सकता है। और इस बात को लेकर के दोनों में मतभेद हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात के पक्षधर थे कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे जी। थॉट ऑन पाकिस्तान में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए और बने तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके कारण इस देश के दलितों को समाज की हर व्यवस्था में सम्मान मिला है, आरक्षण मिला है, समान अधिकार मिला है। इस बार के बजट को अगर आप देखेंगे, केंद्र सरकार के बजट में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था केवल दलित समाज के उत्थान को लेकर की है, उनके कल्याण को लेकर की है। एक दूसरी तरफ जोगेंद्रनाथ मंडल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजादी के बाद देश के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे भारत के। जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल की एक बड़ी आबादी को जो दलित बाहुल्य थी उसको पाकिस्तान में शामिल करवाने में उस षड्यंत्र के हिस्से बन गए, मुस्लिम लीग की चपेट में आ गए और पाकिस्तान बनाने में योगदान किए। पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। लेकिन उनकी आंखें खुली तब जब 1947 से 1950 के बीच पार्टीशन के बाद जिस दलित और मुस्लिम एकता का नारा देकर के मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन कराने में सफल हुई थी, उस विभाजन के फलस्वरूप जो बातें सामने आई थी कि दलित और मुस्लिम एक होंगे, बहुत शान से रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, दलितों पर अत्याचार प्रारंभ हुए पाकिस्तान के अंदर, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई, व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण प्रारंभ हुआ। कोई भी उस समय मुस्लिम लीग का नेता दलितों के पक्ष में बोलने को तैयार आप नहीं। ये कह रहे हो कि दलित मुस्लिम गठजोड़ नहीं हो सकता। जोगेंद्रनाथ मंडल बार बार सरकार को लिखते रहे, उस सरकार में कैबिनेट के हिस्से होने के बावजूद उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। और जब फरवरी 1950 में एक साथ उनके सामने 10,000 दलितों का धर्मांतरण कराया गया, उनकी भावनाएं इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्हें अपनी जान बचा करके पाकिस्तान से भाग करके वापस भारत आना पड़ा। बंगाल में रहे, 18 वर्षों तक गुमनाम जिंदगी जीते रहे। एक सदमे में उनकी बाद में मौत भी हुई। जोगेंद्रनाथ मंडल जिस गुमनाम जिंदगी और जिस सदमे के कारण उनकी मौत का कारण बना, एक वह दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने कहा था कि मैं भारत की सनातन चेतना का हिस्सा हूं, मैं भारत का विभाजन हरकत स्वीकार नहीं करूंगा। दलित समाज के लिए आवाज यहीं पर रहकर के उन्होंने की। आज जिनके कारण दलितों को सम्मान मिल रहा है, हर एक जगह उनके लिए स्थान है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के अंदर भारत रत्न बनते हैं और हर जवान पर उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है। सुश्री मायावती जी का सहारनपुर का भाषण विशुद्ध रूप से मान्यवर कांसी राम जी का अपमान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान और जोगेंद्रनाथ मंडल की तर्ज पर आगे बढ़ने की हिस्सा है। और मुझे लगता है भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे। योगी जी, इसी पर मायावती के प्रसंग पर दो छोटे छोटे सवाल मेरे जहन में आते हैं तत्काल। एक, मायावती इस बात को जानती हैं कि 80 और 20 का रेशियो है। 80% हिंदू आबादी, 79% मान लीजिए सेंसस के हिसाब से देखें, 21% मुस्लिम। वो 80 और 20 का अंतर जानती हैं। फिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे एक और दूसरी में मैं जोड़ दूं दोनों सवाल। प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया, उसमें जब ये मसला आया कि भाई मायावती ने कहा कि मुसलमान गठबंधन को वोट दें, तो उन्होंने कहा कि मायावती जी को जो लगातार पराजय मिली है, श्रृंखलाबद्ध पराजय, लंबे अरसे से उनको कोई जीत नहीं मिली, उसके चलते ये वो इस स्थिति में पहुंच गई हैं, ऐसा बोल रही हैं। मैं दोनों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, ये सब ने देखा है। मैं कहता हूं जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार थी और जाट और जाटो दोनों बराबर तबाह हुए थे।
कौन इसके लिए जिम्मेदार था? तब तो किसी ने जाति नहीं देखी। तब तो जो चपेटे में आ गया उसको मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया गया। क्या इस बात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक नहीं जानता है? क्या मायावती जी इस प्रदेश से बाहर रहती हैं, क्या ये सब नहीं जानती है? आज वोट बैंक के लिए आप लोग देश के हितों के साथ और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये छूट नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लगातार पराजय मिली बसपा को, मायावती को, लंबे समय से कोई जीत नहीं हासिल हुई, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, उसके चलते अब वो इस स्थिति में आ गई कि ऐसे बयान देने लगी हैं। मैं क्या कह रहा हूं? और दूसरी चीज जो उन्होंने और कही, हार की बौखलाहट है जी। ये बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी या लोकदल की गठबंधन की हार की बौखलाहट एक तो प्रदर्शित करता है, दूसरा इस बात को साबित करता है कि इन लोगों को अब केवल मुस्लिम आबादी पर विश्वास रह गया है। हम लोगों की सरकार ने 5 वर्ष में, मोदी जी की सरकार ने या 2 वर्ष में हमारी सरकार ने अपनी किसी भी योजना को किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को केंद्र रख करके नहीं किया। हमने कहा विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने विकास का आधार गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बनाया है। हमने विकास का आधार किसी जाति, किसी मजहब, किसी व्यक्ति को नहीं बनाया। स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता इस सारे के सारे उसको जान रही है और मुझे लगता है समय आने पर इसका जवाब। अच्छा योगी जी, अगर ये उल्टा हुआ होता, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ ने किसी मंच पर ये कह दिया होता, अब नहीं, मुख्यमंत्री से पहले, कि भाई सारे हिंदू भाजपा को वोट दें, तो बाइबेला मच गया होता। मैं क्या कह रहा हूं ना, वही तो मैं कह रहा हूं, वही हमारा भी कहना है। आज बहुत बड़ा वर्ग है जो इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मायावती जी अगर बोले या अखिलेश यादव बोले कि मुस्लिम वोट हमें चाहिए, तो वे सेकुलर, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बोले कि हिंदू वोट हमें चाहिए, तो हम कॉमनल। ये सेकुलरिज्म की जो परिभाषा इस देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने तैयार कर दी है, बना दी है, मुझे लगता है इसका भी उपचार आवश्यक है। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्रियों का एक मंडल है अब। वो दौर तो बहुत पीछे छूट गया जब एक मुख्यमंत्री होता था, या वो दौर भी रहा जब कोई मुख्यमंत्री जिस स्थिति का भी बदले। अब काफी मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चुनाव में पूरे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत में घूम रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। क्या इसको हम इस रूप में देखें कि एक भाजपा जो मैंने देखी जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, तो वो भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक त्रिमूर्ति कही जाती थी। क्या ये एक नई त्रिमूर्ति है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। देखिए, मोदी जी देश के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी उनका 5 वर्ष का कार्यकाल देश और दुनिया ने देखा है। भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने के लिए उनका योगदान अभिनंदनीय है, और सही मामले में कि चुनाव की स्ट्रैटेजी और रणनीति तैयार करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य 16 मुख्यमंत्री हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, और पार्टी कार्यक्रम जहां भी लगाती है, उतने देश भर में उतनी मांग में नहीं रहते। देखिए, उत्तर प्रदेश का भेजना का मामला अलग है, उत्तर प्रदेश मांग भी तो आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश बड़ा होने के नाते उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। तो उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहा है। अच्छा, एक मुझे पता है आप कहेंगे कि नहीं कोई ऐसी संभावना मैं नहीं देखता, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे जहन में इसलिए पूछूंगा जरूर। गठबंधन के पास अंक गणित है। अगर हम गणित को देखेंगे तो गठबंधन के पास एक बहुत पर्याप्त गणित है।
अंकों का जोड़। आप कहते हैं हमारे पास केमिस्ट्री है, अमित शाह जी कहते हैं हमारे पास केमिस्ट्री है और राजनीति केवल गणित नहीं। क्या जमीन पर जब आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, आप तो लोगों के बीच में काफी रहते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब गठबंधन का गणित, या उसको हम लोग और सिंपलीफाई करें ओबीसी, मुस्लिम और दलित, इसका जमीन पर असर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर? इस प्रकार की कोई केमिस्ट्री नहीं है जी। गठबंधन फेल हो चुका है, गठबंधन की पहले ही हवा निकल चुकी है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश हो या देश, जवान हो या वृद्ध, महिला हो या पुरुष, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, एक ही नाम सबके जवान पर है, वह नाम है मोदी का। मोदी 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 हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। किसी से भी, किसी भी उम्र के व्यक्ति से आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, किसको वोट देंगे, उनके स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकलेगा मोदी को जी। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी। जब मोदी जी को हर व्यक्ति वोट देना चाहता है, तो मैंने इसीलिए कहा कि उम्मीदवार गौण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए लोग चुनाव करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं। 14 में जो कांग्रेस थी उत्तर प्रदेश में और 19 में जो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, उसमें कुछ अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है, 2014 में, 2017 में और उससे पहले भी जी श्री राहुल गांधी भी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन के पार्ट रहे हैं। 2017 में तो दो लड़कों की जोड़ी तो प्रियंका वाड्रा ने ही बनाया था ना जी। फेल हुआ। आपका रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं क्या कह रहा हूं, तो आखिर जब ये फेल है जी, आज भी कोई वजूद नहीं है। आप देख रहे होंगे कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब कांग्रेस का कहीं भी रोड शो हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ठीक है, हर एक दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, लोकतंत्र की शोभा कोई है, दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है, जी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक के मुंह से जो आवाज निकलती है मोदी मोदी का, ये क्या बताता है, क्या संकेत करता है? ये दिखाता है कि हर व्यक्ति मोदी जी को पसंद करता है, कांग्रेस के झूठ और फरेब में नहीं फंसना चाहता है। ये 2-3 छोटे छोटे सवाल है जिनमें जनता की बड़ी रुचि रहेगी। एक तो मैं समझना चाहूंगा, 2 साल आपके अभी पूरे हुए, उस दिन भी मैं आपसे मिला था जिस दिन 2 साल आपकी सरकार को पूरे हुए थे। इस दौरान आपने बहुत सारी योजनाएं सोची, बहुत सारी जमीन पर उतारी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसा है जिसको आप चाहते थे कि जल्दी हो जाए, नहीं हो पाया, जो छूट गया? देखिए, सरकार 1 वर्ष और 2 वर्ष के लिए नहीं चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। हम लोग अपना 5 वर्ष का रोड मैप बना करके आए हैं और 5 वर्ष के उस रोड मैप को एक समयबद्ध ढंग से लागू करने की स्थिति हम लोगों ने पैदा की। अब देखिए, प्रदेश के अंदर जो चीजें हमें देखने को मिलती है, इलेक्शन उसका बहुत अच्छा आधार होता है। मैं इस चीज को देखता हूं, मैं 14-17 के इलेक्शन में पूरे प्रदेश के अंदर घूमा था, तब भी मैं देखता था जी। लोग व्यापक नाराजगी दिखती थी। किस बात को लेकर? बिजली को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इलीगल माइनिंग को लेकर, इलीगल स्लॉटरिंग को लेकर व्यापक नाराजगी दिखती थी पूरे प्रदेश के अंदर। दंगों में तबाह हुए लोग, महीनों महीनों तक बेघर हुए लोग। मुझे लगता है 2 वर्ष के अंदर विद्युत वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था, सभी 75 जनपदों में बिजली मिलेगी, समान रूप से मिलेगी, हम लोगों ने तय किया। सड़कें बननी प्रारंभ हुई, गांव की सड़क हो, ब्लॉक की हो, तहसील की हो, जिला मुख्यालयों की हो, 2 लेन 4 लेन की सड़कों से सबकी जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति पैदा की गई। यही उत्तर प्रदेश है जहां हर दूसरे दिन दंगे होते थे, आज तो दंगों से मुक्त है। आज तो प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है
अगर वह राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, आप गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, हर व्यक्ति कहेगा साहब हम सुरक्षित हैं। हमें सबसे अच्छा रिस्पांस इन्हीं सब मुद्दों पर मिल रहा है पब्लिक का। क्योंकि क्या ऐसा लगता है कि इसके अलावा रोजगार के मसले पर कुछ मैं वही आ रहा हूं, कदम उठाए जाने की मैं जरूरत वही है? आ रहा हूं जी। और हम लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रदेश में ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इंप्लीमेंट किया ही। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर था। स्वच्छ भारत मिशन में 23वें नंबर पर था। बाकी योजनाओं में कहीं अता पता नहीं था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हमने 23,82,000 परिवारों को एक आवास दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,60,00,000 से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराए हैं अकेले उत्तर प्रदेश ने। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ गरीबों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,12,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश के अंदर 2,25,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और सरकारी नौकरी 15 वर्षों के बाद पूरी पारदर्शी तरीके से नौकरी, जिसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं, यह पहली बार देखने को मिला है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन परिवारों के चेहरों को मैं देखता हूं, जिन चेहरों पर इस बात की वो होती है, जो लोग इस बात को कहते थे पहले कि नौकरी नहीं मिलेगी। ये क्या दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश की हर सरकारी भर्ती, मैं कई बार इससे बहुत खिन्न हो जाता हूं, अदालत में जाके फंस जाती है। देखिए है क्या, 11 की भर्ती पेंडिंग, मैं क्या करूं, 12 की भर्ती ये पेंडिंग। जब हम लोग 17 में आए थे, उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टे था जी। कारण था क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। जब मैं आया, मैंने एक एक करके सब उलटना प्रारंभ किया, आखिर क्यों स्टे है, उसका निस्तारण किया। आज भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हां, बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अनावश्यक रूप से उसको न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया जाता है, कोर्ट में उसको जबरदस्ती चैलेंज किया जाता है। हाँ। बाद में हम लोग अपनी बात को रखते हैं, फिर न्यायालय से उसमें वो मिलती है, लेकिन एक लंबा समय चला जाता है। लंबा समय तब भी जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद ये 2,25,000 जो भर्तियां प्रदेश के युवाओं की हुई है, एक भी युवा इस बात को नहीं कह सकता। मुझे याद है 21, 22, 23 जनवरी को वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन था जी। 76 देशों के अप्रवासी भारतीय आए थे। एक सज्जन जो बाहर रहते हैं, आगरा के निवासी थे, वे वहां मुझे मिले। उन्होंने कहा साहब मैं आपको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा साहब देखिए, मैं जब भी 3 साल के बाद अपने गांव में आता था तो मेरा भतीजा और मेरे परिवार के लोग मुझसे कहते थे, मेरे पटीदार मुझसे कहते थे कि भाई एक लड़का, इसको कहीं नौकरी लगा दो। कहा मैं 3 साल पहले आया था तो उसने मुझसे मांग की थी कि साहब मुझे 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर देते तो मैं कहीं पुलिस में या कहीं और जगह भर्ती हो जाऊंगा। तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने उसको कहा भाई मैं अगली बार आऊंगा, पैसा तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी बात कर लेना। कहा कि मैं इस बार आया था तो मैं इस बात को लेके आया था कि मैं उसको पैसा दूंगा, वो कहीं भर्ती हो जाएगा, किसी सरकारी नौकरी में लग जाएगा। कहा जब मैं अपने बगल में अपने पटीदार के पास गया, मैंने पूछा भाभी से कि लड़का कहां है, तो मुझे बताया गया कि ट्रेनिंग में गया है। तो मैंने कहा काहे की ट्रेनिंग? कहा कि पुलिस में भर्ती हो गया है। कहा कि मैंने उससे पूछा कि भाई पैसा कहां से आया? कहा कि परिवार ने कहा अरे साहब आपको मालूम नहीं कि योगी जी की सरकार आ गई जी, आज यहां पे बहुत अच्छे ढंग से ईमानदारी के साथ कार्य हो रहा है। उसने कहा साहब आप इन चीजों को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा विश्वास, हम तो दलित परिवार में पैदा हुए हैं और हमारे परिवार का नौजवान भर्ती हो रहा है बिना पैसे के, एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे संदेश हैं जिनमें बालिकाएं इस बात को कहती हैं हम अध्यापक हो गए हैं, हमें विश्वास नहीं होता था जब अध्यापक के रूप में हमारा सिलेक्शन हुआ। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हां परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन हम लोगों ने यहां पे किया। दूसरा, प्रधानमंत्री स्किल मिशन, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 वर्ष में हमने 8 लाख नौजवानों को इसके अंदर इनरोल किया।
6 लाख का प्रशिक्षण हुआ और 4 लाख को हम सीधे सीधे प्लेसमेंट देने में सफल हुए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो निवेश की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया, 1.5 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश के अंदर करने में हम सफल हुए हैं जी। और 1.5 लाख करोड़ के इस निवेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों के लिए एक नया रास्ता बनाया है, आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग खोला है। स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ किया जाना है भी। क्योंकि एक मुझे सवाल भी है और सुझाव भी ये लगता है, जो सरकारी सेवाओं की जो भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं, आयोग हैं, कहीं और संस्थाएं हैं, उनमें कुछ मेरे ख्याल से गति आनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, गति भी आनी चाहिए और भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मुझे याद है जब मेरे समय में पहले 6 महीने के अंदर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टे को वैकेट करा करके फिर हमने प्रक्रिया प्रारंभ की, तो पेपर एक जगह लीक हुआ था एक परीक्षा का। मैंने अगले दिन ही सभी बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को भी बिठा दिया, प्रमुख सचिव नियुक्ति को भी बिठाया और सभी चेयरमैन बुला दिए। मैंने उन लोगों को कहा कि देखो 2 ऑप्शन है, एक त्वरित और पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। आप अगर इसके लिए कार्य कर सकते हैं तो चेयरमैन और इसके रूप में रहिए, नहीं तो जाइए, और नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा अभी लिख के दे दीजिए। और नहीं, दूसरा ऑप्शन है जेल का। अगर पेपर लीक हुए, कोई धांधली की शिकायत आई तो सीधे सीधे मैं जेल भेजूंगा। मुझे प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं, किसी भी स्थिति में हम इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा होगा बिगड़ी हुई स्थिति को व्यापक स्तर पर सुधार करने का प्रयास हुआ है और व्यापक स्तर पर जो पैमाने, अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है जी। हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पालीवाल के नेतृत्व में, वो पालीवाल साहब बीच पे, हाँ मैंने कहा ना, हमने मैंने गठित करवाई और कमेटी गठित करके फिर किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव के आपसी विवाद के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसमें एक दोनों के स्तर पर कमी रह गई थी और सरकार ने उसकी जांच बिठाई थी, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हम उसकी तह में नहीं जाना चाहते, लेकिन हां ये था कि दोनों के आपसी झगड़े में उनको इस्तीफा अंततः देना पड़ा था। लेकिन हमने प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ कभी भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया, क्योंकि ये बच्चे काफी परेशान रहे। देखिए, नियुक्ति होनी है 10,000 की, आवेदन कर रहे हैं कई लाख, 1 लाख, तो आप अनुमान करिए। ये भी सच है और ये भी सच है, सबको सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती है। हमने इसलिए प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को आगे बढ़ाया, निवेश मित्र पोर्टल बनाया, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर निवेश को आमंत्रित किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को इसी के तहत आगे बढ़ाने का कार्य किया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पियों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया, रोजगार और नौकरियों का सृजन अधिक से अधिक हो सके। योगी जी, आप तो लोकसभा में बहुत रहे और हमारा आपका परिचय भी तभी हुआ जब आप लोकसभा के सदस्य होके आए। लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तन आए। पहले आपके, जब आप सांसद तक रहे लोकसभा के, तब तक आपके हाथ में मुख्य रूप से धर्मदंड था, अब राजदंड है। दोनों की मनोभूमि अलग है। कभी योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच में द्वंद्व, देखिए, कभी आपको लगा कि जब कहां फंस गए? जब उद्देश्य साफ हो, किसी सदुद्देश्य के लिए आप कुछ बढ़ना हो, मुझे लगता है द्वंद्व वहीं समाप्त हो जाता है। जब आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जब आपका लक्ष्य है कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम, मुझे लगता है दुखी जनों के दुख को दूर करने के लिए, उनके संताप को हरने के लिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, जब यही लक्ष्य हो तो द्वंद्व कहीं कोई भाव नहीं। द्वंद्व तब आता है जब व्यक्ति का स्वार्थ इसमें आड़े आता है। हमने कोई भी अपना स्वार्थ कभी सामने नहीं आने दिया, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है ही नहीं, न मेरा कोई अपना है और न किसी को मैंने अपना बनाने का प्रयास किया है।
पूरा प्रदेश 23 करोड़ की आबादी हमारा अपना परिवार है। इस 23 करोड़ जनता की सेवा का अवसर पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। मैं पूरे मनोयोग से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनकी सेवा कर रहा हूं, उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। हां, सेवा के इस कार्य में कोई भेदभाव हम नहीं करते। मेरी विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन जब सेवा का होगा तो सेवा में जाति, मत, मजहब का कोई भेद नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई। इसका उदाहरण है। हाँ, गोरखपीठ की तो हजारों वर्षों की परंपरा है, वहां कोई भेदभाव कोई नहीं। वैचारिक रूप से हमारी वो अलग है। इस देश के हित में कौन सी विचारधारा आवश्यक है, हम उसको लेकर के बढ़े हैं। मेरी परंपराएं, मेरे पूर्वज, मेरे पूर्व के आचार्यगण इसी को लेकर के चले हैं। लेकिन आप वहां देखेंगे सामान्य रूप से कोई भेदभाव उस रूप में नहीं है, और आज यहां पर रह करके भी हम उसी भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी, प्रधानमंत्री का चेहरा है, जनता को प्रधानमंत्री चुनना है, मोदी जी का नाम है, काम है भारतीय जनता पार्टी की, ये मूल यूएसपी है, मुख्य बिंदु है जिनमें चुनाव लड़ना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सेनापति आप हैं। क्या ये चुनाव आप पर, आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, राजनीतिक व्यक्तित्व और आपकी 2 साल की सरकार, इस पर भी एक किस्म का जनादेश होगा? देखिए, अगर हमने अच्छा किया है तो पब्लिक का सेंटिमेंट स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुड़ेगा। मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, बिजली वितरण की व्यवस्था बेहतर हुई है, सड़कें बेहतर हुई हैं, प्रदेश के हर एक क्षेत्र में बेहतर कार्य पद्धति को, एक नई कार्य संस्कृति को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो पब्लिक का समर्थन और सहयोग इस मामले में हमें हर जगह देखने और सुनने को मिल रहा है। पहली बार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सत्ता में है, और दोनों सरकारों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। राजनीति का यह एक उदाहरण बन सकता है, और मुझे लगता है हम लोग इस बात को मानते हैं कि राजनीति में आना सार्थक हुआ कि हम भी कुछ लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, और निस्वार्थ भाव के साथ प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो छोटे छोटे सवाल फिर समाप्त करूंगा। आपने कहा कि भाई सबका सहयोग मिल रहा है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिवपाल जी का भी सहयोग आपको मिल रहा है। देखिए, हम लोग, शिवपाल जी की अपनी पार्टी है और लेकिन उसका आशीर्वाद किस लोग कहते हैं? नहीं, हमारे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 23 करोड़ जनता में 23 करोड़ जनता की समस्याएं का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मतलब उनकी समस्या का भी समाधान आप करेंगे? उनकी, किसी एक इंडिविजुअल है, किसी एक पार्टी का नहीं जी, जनता में जो आएगा हम उसके लिए बैठे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से शिवपाल जी की अपनी राजनीतिक पार्टी है, अपनी राजनीतिक हैसियत है। समाजवादी पार्टी अपनी एक पार्टी है, उनकी एक राजनीतिक हैसियत है। बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे है वैसे शिवपाल जी भी हैं, ऐसे हम लोग भी। अच्छा योगी जी, आपने एक दिन, मैं रात में अपना शो करके निकल रहा था तो खबर आई कि एक बड़ी घटना घट गई गोरखपुर में। क्या हुआ? बोले साहब, निषाद पार्टी पिता पुत्र योगी जी के दर्शन करने आए और बाजी पलट गई। उनको भी आपने कहा कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ठीक है आओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। अगर कोई हमारे पार्टी के मूल्यों और आदर्शों, 3 दिन पहले तो अपने मूल्य दूसरी जगह बता रहे थे। मैंने क्या कहा भाई, राजनीति में अगर कोई व्यक्ति हमारे मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार करता है जी, तो कोई बुराई नहीं। आया है, भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करें, बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, गोरखपुर में उम्मीदवार कब तक? बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, हमारी महाराज ने बाकी प्रदेश भर में घोषित कर दिए, 8-10 सीटें बची हैं। 8-10 सीटों का आपसी कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक दूसरे को जोड़ करके उसको देखा जा रहा है। उन सब पर मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर निर्णय हो जाएंगे। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ।